नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है साइक्रोमेट्री प्रक्रम, साइक्रोमेट्री प्रोसेस। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है और उस चार्ट पर अलग अलग तरह की जो प्रोसेस है उसको कैसे शो करेंगे और ये प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो मैं सभी का नाम बताता हूँ आपको। तो पहला प्रोसेस है सेंसिबल हीटिंग, दूसरा सेंसिबल कूलिंग, थर्ड ह्यूमिडिफिकेशन, फोर्थ डिह्यूमिडिफिकेशन, फाइव कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, सिक्स कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, सेवन्थ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, एट्थ हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन एंड नाइन्थ एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। अब सभी को अलग अलग हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अलग अलग जो प्रोसेस है अपने साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस है सभी की अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग का मतलब जिसको हम सेंस कर सकते हैं। सेंस करने का मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। घटता है तो उसको सेंस कर सकते हैं। कुल मिला के उसका अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम सेंस कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। हीट कर रहे हैं। हीटिंग दो प्रकार की होती है, सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग के अंदर हीटिंग तो होता है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसके अंदर हम सेंस नहीं कर पाते, इसीलिए इसी वजह से उसको लेटेंट बोलते हैं, गुप्त। जैसे गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, उसको गुप्त क्यों बोलते हैं कि जब भी टेम्परेचर अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करें, पानी की बात करें, तो 100 डिग्री पर आने के बाद में टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, लेकिन हीट कंटिन्यू हम देते रहते हैं, उसके बावजूद टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाता है। तो ये जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ गायब हो रही है, गुप्त हो रही है, इसलिए इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेकिन जब हम अगर 20 डिग्री से हीट देना शुरू करें तो 20 से लेकर 100 तक जो हीट दे रहे हैं वो हम उसको अलग अलग सेंस कर सकते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस को हम ज़्यादा उसमें वार्मपन रहेगा, उसमें ज़्यादा गर्मी रहेगी, उसको हम सेंस कर सकते हैं और उसी को थर्मामीटर भी शो करता रहेगा। तो जो लेटेंट हीट को थर्मामीटर शो नहीं करेगा। तो पहला जो अपना जो सेंसिबल हीटिंग है उसका जो प्रोसेस के अंदर हमने दिखाया इसको ओ ए। ओ ए के अंदर ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग। और सेंस कर रहे हैं तो सेंसिबल हीटिंग होगी। लेकिन इसके अंदर जो दूसरा ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओ से लेके ए तक कांस्टेंट है और अन्य जो पॉइंट है या अन्य जो गुणधर्म है वो भी चेंज होंगे। वो हम फर्स्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट से डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना ओ है और फाइनल पॉइंट ए है, तो ए पर किस प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज हुआ ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ओ से लेके ए तक जाते हैं तो उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है और जो आर एच की वैल्यू है वो घटती जा रही है। क्यों आर एच की वैल्यू हम देखते हैं कि इसके पैरेलल होती है अलग अलग। तो यहाँ से यहाँ पर जो जो हम इस साइड में जाएंगे तो आर एच की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो आर एच की वैल्यू कम होगी। जो ही हम हीटिंग करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। दूसरा, अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी तो बढ़ेगी, जब भी हीटिंग करते हैं तो एंथैल्पी जरूर बढ़ेगी। यहाँ की एंथैल्पी की बात करें तो ये हो गई और यहाँ की एंथैल्पी की बात करें ये हो गई। तो यहाँ पर H1
और यहाँ पर H2, तो H2 वैसा ग्रेटर होगा। इसी तरह और भी जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर भी इसका बढ़ेगा, यहाँ पर कम है। हाँ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये इसमें नहीं बढ़ेगा, तो O का भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वही रहेगा और A का भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर चेंज होगा। इसी तरह जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा। प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। पार्शियल प्रेशर तभी चेंज होगा जब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज होगी, अदरवाइज पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है किसका, वाटर वेपर का है, और वाटर वेपर हम सेंसिबल हीटिंग में बिल्कुल भी न तो ऐड कर रहे न रिमूव कर रहे। तो दूसरा जो अपना प्रोसेस है वो है सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग इससे पहले अपने जो पढ़ा सेंसिबल हीटिंग, तो उसको करते कैसे हैं, हीटिंग कोयल के द्वारा। अगर एयर का फ्लो हो रहा है और हीटिंग कोयल जिसके अंदर स्टीम या हीटर की कोयल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर आते हैं और स्टीम हीटर भी आते हैं, उसके ऊपर से अगर हम एयर को गुजारते हैं तो वो हीटर सिर्फ हीटिंग करेगा, न तो ह्यूमिडिफिकेशन करेगा न ही डीह्यूमिडिफिकेशन करेगा, इसलिए वो सेंसिबल हीटिंग होगी। अब सेंसिबल कूलिंग है, तो ये भी किससे किया जाएगा, ये कूलिंग कोयल के माध्यम से किया जाएगा। अगर जो एयर हम ले रहे हैं, जो वातावरण की एयर है, तो उससे उस जो कूलिंग कोयल है उसका जो टेम्परेचर है, उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर कम होगा, तो एयर उससे जब टकराएगी तो वो कूल होगी और उसको बोलते हैं कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग। इसको भी हम सेंस कर सकते हैं, जैसे अगर 50 डिग्री से हम शुरू किया कूल करना और 40, 30, 20 डिग्री आ रहा है, तो इससे हम सेंस कर सकते हैं कि कूलिंग हो रही है और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इसको हम शो कर सकते हैं OB से, ये अपना पॉइंट यहाँ से लेके B तक। वही चीज़ इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि O से लेके B तक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज होगा। यहाँ पर कूलिंग है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये है और फाइनल पॉइंट पे ये है, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो रहा है। इस पॉइंट पर वेट बल्ब टेम्परेचर, यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर ये है और दूसरी जगह ये है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम हो रहा है, लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों पॉइंट पर सेम रहेगा, O पर भी और B पर भी। तो ये प्रोसेस है अपना सेंसिबल कूलिंग। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि RH की वैल्यू क्या हो रही है। RH देखिए कि RH इस पॉइंट से अपन इस साइड के ऊपर जा रहे हैं, तो RH की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये हम जनरली वैसे भी देख सकते हैं, अगर कोई खाली बोतल रखी हुई है उसमें अपने को वेपर नहीं दिख रही, अगर हम उसको कूलिंग करेंगे तो उसके अंदर की जो RH की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, और कूलिंग करते करते अगर अपने इस लाइन से भी ज़्यादा कूलिंग कर दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया, तो उसके अंदर जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएगी, हमें बूंद के रूप में नज़र आएगी। ये हम एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। खाली बोतल को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखो, कुछ देर के बाद में देखो उसके अंदर कुछ पानी नज़र आएगा, वो कंडेंसेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, तो उसके अंदर जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो उसमें सिर्फ सेंसिबल कूलिंग नहीं है, उसमें फिर डीह्यूमिडिफिकेशन भी होगा, क्योंकि पानी हवा से क्या होगा, अंदर होगा। और इस लाइन जो 100% की जो RH है, इस लाइन से पहले तक करेंगे तो वो सिर्फ सेंसिबल कूलिंग कहलाएगी। अगर सेंसिबल जो RH की वैल्यू 100 है या जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे भी अगर ज़्यादा लो पर हम उसको अगर कूल करेंगे, तब डीह्यूमिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा, हवा से पानी अलग होना शुरू हो जाता है। और यही बरसात का रीजन है, जब भी बरसात होती है उसमें भी यही होता है कि एट प्रेजेंट टाइम, उस टाइम जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कम होने की वजह से और जो बादल है वो कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और हवा के अंदर से पानी बूंदों के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और हवा के अंदर जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो बरसात की बूंदों के रूप में नीचे आ जाता है और उसमें डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है। और इस तरह से बरसात का कंसेप्ट भी हम इससे समझ सकते हैं। और जब तक बरसात नहीं हो रही है तब तक वो सेंसिबल कूलिंग कहलाएगी। जब बरसात शुरू हो जाएगी तो उस टाइम दोनों प्रोसेस हो सकता है, सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन दोनों हो सकता है। थर्ड प्रोसेस अपना ह्यूमिडिफिकेशन, आर्द्रीकरण। आर्द्रीकरण का मतलब हवा को आर्द्र करना, उसमें ह्यूमिड करना, उसमें जल वाष्प की मात्रा बढ़ाना। इसमें सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन है, न कूलिंग और न ही हीटिंग। तो ह्यूमिडिफिकेशन में
जल वाष्प की मात्रा का बढ़ाना, तो जल वाष्प की मात्रा जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ती है और इस डायरेक्शन में घटती है। तो ह्यूमिडिफिकेशन है तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उसकी बढ़ेगी। तो अपन पॉइंट लेते हैं ओ, ओ से सी की तरफ, ये है ह्यूमिडिफिकेशन। तो अब इससे जब ह्यूमिडिफिकेशन है तो उसके अंदर जल वाष्प की मात्रा ऐड की जा रही है, तो उसके अंदर आरएच की वैल्यू बढ़ेगी। ये सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो आरएच है धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती, और अगर अपन ज़्यादा ही उसमें वाष्प की मात्रा मिलाते गए तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो 100% सेचुरेट हो जाएगी और आरएच की वैल्यू 100% पहुँच जाएगी। अगर उससे उसके बाद भी हम अगर उसके अंदर वाष्प मिलाते हैं तो वो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी, सेचुरेशन से ज़्यादा हो जाएगा। उसमें जितना पानी आना था हवा के अंदर वो मैक्सिमम कंडीशन पहुँच गई 100%। अगर उससे ज़्यादा भी हम अगर पानी मिलाते हैं, पानी की जो वाष्प मिलाते हैं, तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, संघनन शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट से देख सकते हैं कि जैसे भी ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम बाकी चीज़ भी देख सकते हैं। इस पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर नो चेंज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ओ का भी वही है और जो सी है इसका भी वही रहेगा। लेकिन बाकी जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो चेंज होगा। यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर ये है और यहाँ पर ये है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर चेंज होगा, वो बढ़ जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी दोनों जगह का बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। जिस कंडीशन पर अगर हम इसको ज़्यादा ही उसके अंदर पानी की मात्रा मिला दी तो ये RH 100 पर पहुँच जाएगा, और उसके बाद में भी अगर मिलाते हैं तो उसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। उसके ज़्यादा हम ह्यूमिडिटी 100% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। एक सेचुरेशन होता है, सेचुरेशन से ज़्यादा हवा अपने अंदर पानी को नहीं समा सकती। उससे ज़्यादा अगर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो वो पानी कंडेंसेशन के रूप में, बूंदों के रूप में हमें नीचे गिर जाएगा। हवा उसको सहन नहीं कर सकती, हवा उसके भार को सहन नहीं कर पाती है। बाकी एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी बढ़ेगी इसमें, वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंथैल्पी बढ़ रही है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये बढ़ ही रही है। अगला जो प्रोसेस है या प्रक्रम है वो जस्ट इसका विपरीत है, वो है डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब हवा के अंदर से मौजूद जो जल वाष्प की मात्रा है उसको कम करना, किसी भी विधि से कम करना, और टेम्परेचर चेंज नहीं करना। सिर्फ डीह्यूमिडिफिकेशन है, न कूलिंग है न हीटिंग है। तो सिर्फ डीह्यूमिडिफिकेशन को हम ओ डी से शो करेंगे। तो ओ पॉइंट से डी की तरफ नीचे, यहाँ पर इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पर इतनी है और डी पर पहुँचने वाली इतनी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इस साइड में बढ़ती है और इस साइड में घटती है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटती है तो इसी वजह से इसको बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। और इसके अंदर अगर RH की वैल्यू देखें तो RH की वैल्यू डीह्यूमिडिफिकेशन करने के बाद में कम हो जाती है। यहाँ पर RH की वैल्यू इतनी कम होती है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर और कम हो जाएगी। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का सेम रहेगा। वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो वो कम हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस तरह से हम सभी प्रोसेस के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है वो ज्ञात कर सकते हैं कि पहले से ज़्यादा है या कम है और प्रोसेस किस तरह का है। ये 4 प्रोसेस तो अपने हो गए, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। अब आगे की जो प्रोसेस है तो उसके अंदर 2 प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। जैसे अपन 5वां प्रोसेस लेते हैं तो इसके अंतर्गत कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन की जो प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ हो रही है कि हवा को कूल भी कर रहे हैं और उसका पानी भी निकाल रहे हैं। तो कूलिंग करने का मतलब ये जो लाइन है ओ से किस साइड में आएगी, बी की साइड में। ये तो कूलिंग है, सिर्फ अगर कूलिंग होती तो ओ से बी होता, लेकिन और सिर्फ डीह्यूमिडिफिकेशन होता तो ओ से डी होता। लेकिन ये दोनों प्रोसेस है, तो दोनों प्रोसेस है तो अब ये ओ से एच होगा। इसके अंतर्गत दोनों चीज़ चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिए डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब यहाँ पर जो ए पर जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी वो ओमेगा ए और डी पर हो जाएगी ओमेगा डी, तो ये वैल्यू घटी है तो डी ह्यूमिडिफिकेशन हुआ।
इसी तरह से कूलिंग, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो ड्राइबल टेम्परेचर था वो TDO था, और यहाँ पर की बात करें तो ये हो जाएगा TH। तो TH की वैल्यू कम तो कूलिंग हुआ। तो इस प्रोसेस में बाकी फैक्टर भी हम देख सकते हैं। हाँ, ये इस प्रोसेस में RH की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ये डिपेंड करेगा कि प्रोसेस किस तरह का है। कि अगर ये RH की लाइन इस तरह से आ रही है तो इस लाइन से अगर हम इस लाइन से अगर इधर लाइन लेंगे तो RH की वैल्यू घटेगी, क्योंकि इसमें भी दोनों चीज हो रहा है, डीमोडिफिकेशन भी हो रहा है और कूलिंग भी हो रहा है। लेकिन ये लाइन अगर ये प्रोसेस इस तरह से आएगा तो इसके अंदर RH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो RH वैल्यू इससे इस साइड में जाएंगे तो RH की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि वो जो प्रोसेस है वो किस तरह का है। तो ये अपन फाइनल और इनिशियल कंडीशन ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो प्रोसेस है अपना वो है शीतलन एवं आर्द्रीकरण। इसमें क्या कर रहे हैं, ठंडा भी कर रहे हैं और आर्द्रीकरण मॉडिफाई भी कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? हाँ, इससे जो पहले वाला पॉइंट था अपना शीतलन और डीह्यूमिडिफिकेशन, तो वो करेंगे कैसे? उसके करने का जो मैंने आपको बताया कि जब भी कूलिंग सेंसिबल कूलिंग करते हैं तो एक कूलिंग कोयल से कूलिंग कोयल में क्या होता है, उसके अंदर ठंडा पानी बहता है और उसके ऊपर से हवा गुजारी जाती है। जैसे अपने AC होते हैं तो AC का भी यही प्रिंसिपल होता है। हम देखते हैं जब भी बाहर से हवा आती है AC के जो कूलिंग कोयल है तो उसके टकराने के बाद में अगर उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो कंडेंस होकर बाहर गिर जाती है। हम देखते रहते हैं कि पानी लगातार AC के बाहर गिरता रहता है। तो वही चीज़ इसके अंदर अंतर्गत होगी। तो इसके अंदर अगर उस कूलिंग कोयल के अंदर के जो लिक्विड बह रहा है उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है तो डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा है तो सिर्फ सेंसिबल कूलिंग होगी। तो ये ध्यान रखना होगा कि हमें डीह्यूमिडिफिकेशन करना है तो कूलिंग कोयल के अंदर जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रखना पड़ेगा। अभी जो अपना था शीतलन और ह्यूमिडिफिकेशन, तो ये जो प्रोसेस है इसमें ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है और शीतलन भी हो रहा है। तो इसको हम शो करेंगे OF से। O से F, इसमें यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर यहाँ से कम हुआ है तो इसका मतलब शीतलन हुआ। और ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ी है इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये दो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे कि कूलिंग भी हो रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो ये कैसे किया जाता है? एक तो मेथड है एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन और दूसरा होता है इवोपरेटिव कूलिंग। तो एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये है कि ऐसा कोई चैम्बर जिसके अंदर हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। पानी का अगर स्प्रे करते हैं तो वो पानी एयर के ऊपर जो ही गिरेगा तो एयर पर गिरने के कारण वो वेपराइज होगा। तो वेपराइज जब भी होगा तो उसमें हवा के अंदर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और उसी टाइम हवा की जो हीट है वो किस में काम आ गई, वेपोराइजेशन के अंदर। इसी वजह से हवा का जो टेम्परेचर है वो तो इवोपरेशन की वजह से कम हो जाएगा और हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। और एडियाबेटिक इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें जो बाहर से जो सिस्टम है या जो निकाय उसमें बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। और इसको जो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है उस पर शो कर सकते हैं और जो अपनी एंथैल्पी लाइन होती है उसी के पैरेलल ये लाइनें होती है। दूसरा मेथड है इवोपरेटिंग कूलिंग। इसके अंदर जो अगर हवा के अंदर अगर पानी का स्प्रे किया जाता है तो पानी का स्प्रे करने से वो पानी इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने से हवा की जो हीट है, लेटेंट हीट हवा से लेगा तो उससे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन हवा की नमी की मात्रा बढ़ा देगा। अपने जो घरों के अंदर जो डेजर्ट कूलर है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उसके अंदर लगातार एक पंप के थ्रू से पानी बहता रहता है और बाहर से जब भी एयर आती है तो एयर आने से
वो पानी जो उस एयर जो बाहर की जो गर्म हवा उस पर गिरता है, तो गिरने से जो पानी है तो वो तो वेपर के रूप में बाहर उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। लेकिन जो हवा अंदर आ रही है उसकी लेटेंट हीट ले लेगा, उसकी वजह से अपने को अंदर की साइड में कूलिंग फील होती है। और डेजर्ट कूलर का जो प्रिंसिपल है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन ये सक्सेस तभी है कि तब जो बाहर से आने वाली जो एयर है वो ड्राई हो, इसीलिए डेजर्ट बोलते हैं। जो डेजर्ट के अंदर डेजर्ट का जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ड्राइबल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन आरएच की वैल्यू बहुत कम होती है। और जहाँ पर आरएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये सक्सेस नहीं है। जैसे बॉम्बे और जो सी कोस्टल एरिया जितने भी है, तो वहाँ पर डेजर्ट कूलर सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो आरएच की वैल्यू है तो हवा लगभग सेचुरेशन है, आरएच की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो वेट बल्ब टेम्परेचर और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ज़्यादा कूलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट अपना है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसमें क्या है, हीटिंग भी हो रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम दिखाएंगे ओ जी से। ओ से जी, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर, ड्राइबल टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब ये हीटिंग हो रहा है। और ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के अंदर भी जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के सभी जो पैरामीटर्स है, जो सभी प्रॉपर्टीज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर एंथैल्पी बढ़ रही है और ड्राइबल टेम्परेचर वो भी बढ़ रहा है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो भी बढ़ रहा है। आरएच की वैल्यू, तो आरएच की वैल्यू डिपेंड करेगी कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो लाइन है उसके अगर ऊपर है तो आरएच की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर नीचे है तो आरएच की वैल्यू घटेगी। ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हम देखते हैं, अगर आरएच की लाइन इस तरह से है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट ऊपर का थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी इसकी बढ़ रही है। और अगर ये प्रोसेस इस तरह से होता तो कहलाएगा तो यही हीटिंग भी हो रहा है इसमें और ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन इसमें आरएच की वैल्यू घट रही है। और अगर ये प्रोसेस इस साइड में होता तो भी दोनों ही प्रोसेस होते हैं, इसमें हीटिंग भी हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन इसमें आरएच की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये हम चेक कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों से हम चेक कर सकते हैं। और ये करते कैसे हम कि हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, इसमें जनरली स्टीम इंजेक्शन किया जाता है। जब भी स्टीम है तो स्टीम को अगर एयर के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो दोनों काम करेगी कि जो एयर की ह्यूमिडिटी भी बढ़ाएगी और उसका जो एयर का टेम्परेचर वो भी बढ़ाएगी। तो इसको जनरली स्टीम इंजेक्शन से करते हैं। जो आठवां जो प्रोसेस है अपना वो है हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग हो रही है साथ में डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये अपना होगा ओ से ई। यहाँ से यहाँ हीटिंग हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ डीह्यूमिडिफिकेशन हुआ। इसको हम कैसे करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको केमिकली डीह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। वाटर वेपर है उसको हटाया जाता है केमिकल के थ्रू, इस वजह से इसका जो दूसरा नाम है वो है केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। और ये दो तरीके से किया जाता है कि दो तरह के केमिकल होते हैं, एक होता है अब्जॉर्बेंट, दूसरा एडजॉर्बेंट। तो अब्जॉर्बेंट जो होता है तो वो अपनी उसकी जो डीह्यूमिडिफिकेशन की प्रक्रिया है उसमें केमिकल और फिजिकल या दोनों ही चेंज हो सकते हैं। उसमें केमिकल चेंज हो सकता है, फिजिकल चेंज हो सकता है, या दोनों भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो एडजॉर्बेंट होता है उसके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, उसमें केमिकल चेंज नहीं होता है। जैसे सिलिका जेल को काम में लिया जाता है इसमें। तो ये क्या होता है, दोनों ही जो मटेरियल है या केमिकल है ये हवा से नमी की मात्रा को हटाते हैं।
जैसे जो अब्जॉर्बेंट है उसमें जो लवणीय घोल कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, इनका यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित जलवाष्प है उसको कंडेंस करके और उसको या तो केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं उसके साथ में, और या फिजिकल के साथ में उसको सॉल्यूशन के अंदर डाल लेते हैं। तो जो ही कंडेंस होगा तो कंडेंस होने से उसकी जो स्टीम की जो एंथैल्पी थी वो क्या होगी, कंडेंसेशन एंथैल्पी वो हवा को दे दी जाएगी, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो हवा के अंदर जो नमी की मात्रा है वो घट जाएगी। लास्ट का ये एक प्रोसेस नहीं, ये एक तरह से मिक्सिंग है दो हवा का। जब भी आपस में मिक्स होती है तो उसको हम इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर कैसे शो करते हैं, उसको हमने दो हवा कहीं से भी आ रही, एक और दो, तो एक साइड से जो हवा आ रही है उसका अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ड्राइबल टेम्परेचर होगा, उसमें जो ह्यूमिडिटी की मात्रा होगी उसका अलग द्रव्यमान होगा। इसी तरह जो दो से आएगी उसका अलग से द्रव्यमान, ह्यूमिडिटी और एंथैल्पी होगा। जब दोनों मिक्स होके जो तीन पे आते हैं तो यहाँ आने पर जो उनका द्रव्यमान है वो दोनों ऐड हो जाएगा और टोटल जो एंथैल्पी वो भी ऐड हो जाएगी और जो स्पेसिफिक हीट है वो भी ऐड हो जाएगी। तो ये पहला जो पॉइंट है वो उसको हमने यहाँ शो किया है। तो इसका मतलब जो ये जो एयर है, जो एक नंबर पर जो एयर है, एयर स्ट्रीम है, तो यहाँ पर उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा है और इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा भी ज़्यादा है और गर्म है। ये देखिए ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी ज़्यादा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा। दूसरा जो पॉइंट 2 है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम है, एंथैल्पी भी कम है और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये भी कम है। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये आप लोगों को यहाँ प्राप्त होता है। तो ये इन दोनों के बीच में ही आएगी, सब चीज़ इन दोनों के बीच में आए। बीच का मतलब एवरेज या सेंटर में नहीं आएगी, ये डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है। अगर M1 की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये पॉइंट M1 की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, अगर M2 की ज़्यादा है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं M1 की वैल्यू ज़्यादा है, M1 ग्रेटर देन M2, तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर S3 हो जाएगा, ये W3 हो जाएगा, ये TD3 हो जाएगा। और अगर M2 की वैल्यू ज़्यादा होती तो ये अपना यहाँ कहीं पर आता ये पॉइंट। तो इस तरह से हम ये सभी प्रोसेस को साइक्रोमेट्रिक चार्ट की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं और इनकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कौन कौन सी साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।